guys, welcome back to my channel. So today we are going to do case for infeasible solution. So this is the question for case for infeasible solution. So हमें दे रखे हैं यहाँ पे apply BGM method and solve the following LPP. Maximize Z आपको दे रखे हैं subject to these constraint दे रखे हैं. तो first constraint है हमारे पास 3x1 plus 2x2 greater than equal to 30. So our first inequality जो हमें constraint दे रखा है वो दे रखा है 3x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30. अब ये चीज़ बड़ी है तो इसमें से हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया -s1 जो कि मेरे पास एक सरप्लस वेरिएबल है. और सरप्लस वेरिएबल जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि बिगेम मेथड में हमें यहाँ पे एक आर्टिफिशियल वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस करना पड़ता है. तो यहाँ पे आ चुके -s1 प्लस a1. नेक्स्ट इनइक्वालिटी थी उसमें हमारे पास माइनस का साइन था तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और जो लेस देन का साइन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू में बदल गया. तो ये इक्वेशन आ चुकी है मेरे पास. अब ये भी ग्रेटर है तो इसमें से मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सपोज मैंने s2 सब्ट्रैक्ट किया तो एक आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो मेरे पास आ चुका है a2 ताकि ये चीज़ जो है 30 के इक्वल आ जाए. नेक्स्ट इनइक्वालिटी हमें दे रखी है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 5. ये लेस देन है तो कुछ ऐड करना पड़ेगा ताकि ये इक्वल आ जाए. तो आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस s3 इज इक्वल टू 5. नाउ फ्रॉम हेयर वी विल फॉर्म द फर्स्ट टेबल. तो हम जब फर्स्ट इक्वेशन को प्लॉट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 2 -1 0 0 1 0. उससे पहले टेबल फॉर्मेशन से पहले यहाँ पे s1 s2 s3 a1 a2 लिख दीजिएगा. जो a1 a2 है उसका कोफिशिएंट हमारे पास -m हो जाता है और a2 का भी क्या आ जाएगा -m. जब हमने -m लिखा तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी चेंज हो जाएगा. जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3 -m -m(a2). ये चीज़ें हमारे पास ऐड हो जाएंगी. तो मैंने तीनों इक्वेशन को पुट कर दिया इसके अंदर. अब ध्यान कर देखते हैं कि बेसिक वेरिएबल कौन है. बेसिक वेरिएबल कौन होएगा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएगा. देखिए फर्स्ट रो के अंदर हमारे पास ये वाला एलिमेंट 1 है तो मतलब a1 ये एलिमेंट 1. नेक्स्ट रो में देखिए तो हमारे पास ये वाला एलिमेंट 1 है. नेक्स्ट में देखिए तो ये इसका मतलब a1 a2 और a3 s3 जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं. जो a1 है मेरे पास अगर मैं ये जो s3 है इसको बीच में लिख दूँ a1 a2 के तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास फॉर्म हो जाएगी. a1 को यहाँ लिखूँ a2 को यहाँ लिखूँ s3 को पीछे ले जाऊँ तो 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी. इसलिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से a1 सेकंड इक्वेशन से a2 थर्ड इक्वेशन से s3 हमारे पास क्या है बेसिक वेरिएबल है. तो बेसिक वेरिएबल हमारे पास आ चुका है a1 a2 और s3. अब इनके कॉस्ट फंक्शन की बात करते हैं. इनके कॉस्ट फंक्शन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमारे पास आ जाएगा a1 का आ जाएगा -m a2 का भी आ जाएगा -m s3 का क्या आ जाएगा 0 क्योंकि बेसिक वेरिएबल है. ये सारी चीज़ें प्लॉट करने के बाद हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए. प्लॉट तो आपको करना आ चुका होगा. अब बस मैं यहाँ पे कंडीशन बताऊंगी कि हमें कैसे पता लगेगा कि कोई भी जो इक्वेशन है वो इनफिजिबल कैसे होगी. अब हम फाइंड आउट करेंगे zj जो हमारे पास होता है समेशन ऑफ cbi xj. फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे cbi xj मतलब cb को पहले x1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना फिर cb को x2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना. तो हमारे पास आ जाएगा -m इंटू 3 दैट इज -3m -m इंटू 2 दैट इज -2m. तो -3m -2m दैट इज -5m आ जाएगा -5m. सिमिलरली नेक्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे -m इंटू 2 दैट इज -2m प्लस 3m तो ये मेरे पास आ जाएगा 1m m आ जाएगा सिंपल. नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे cb को s1 के साथ. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास सिर्फ प्लस m बचेगा. s2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी सिर्फ m बचेगा. जब cb को मैं s3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 0 बचेगा. जब मैं cb को a1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास बन जाएगा सिर्फ -m. अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो आप मेरी बिगेम मेथड की वीडियो देख सकते हैं. वहाँ पर क्लियरली मैंने आपको समझा रखा है. a2 की बात करें तो a2 में कैसे पता लगेगा. इस पूरी इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा -m. अब हम फाइंड आउट करेंगे डेल्टा जे जो मेरे पास होता है cj -zj. तो करेंगे दैट इज -1 प्लस 5m बन जाएगा -1 -m बन जाएगा 0 -m आ जाएगा यहाँ पे 0 -m आ जाएगा यहाँ पे भी 0 -0 0 -m 0 -m 0. अब यहाँ से एंटरिंग कौन होगा जिसकी मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू. तो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू इसकी है तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा एंटरिंग बन जाएगा. तो इस कॉलम को हम क्या कर लेंगे हम मार्क कर लेंगे. आउटगोइंग कौन होगा आउटगोइंग के लिए निकालने के लिए इनकमिंग तो पता लग चुका है x1 है इनकमिंग. यहाँ से आउटगोइंग निकालने के लिए हम फाइंड आउट करते हैं मिनिमम रेशियो. तो मिनिमम रेशियो क्या होता है हमारे पास जो भी XB है ना XB को हम जो भी मेरे पास हाईलाइटेड कॉलम है उससे डिवाइड कर देते हैं. तो हमने इसको x1 से डिवाइड कर दिया तो आ जाएगा 30/3 दैट इज 10 30/2 दैट इज 15 5/1 दैट इज 5. तो मिनिमम रेशियो आ रहा है 5. इस रो को हम सिलेक्ट कर लेंगे. इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो एलिमेंट मिला वो हमें मिल जाएगा पिवोट एलिमेंट. अब हम नेक्स्ट जब टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हम 1 वाले एलिमेंट को जो की एलिमेंट होता है उसको 1 बनाते हैं. तो ये ऑलरेडी 1 है तो ये सेम रो हम यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे.
इस वाले एलिमेंट को हम बनाएंगे 0। 0 कैसे बनाते हैं, ये जो नया रो है R3 की हेल्प से बनाते हैं। तो हम यहाँ पे ऑपरेशन लिख सकते हैं कि हमें ऑब्टेन करनी है न्यू R2, तो हम ऑपरेशन लगाएंगे ओल्ड R2 माइनस जो भी जो कोफिशिएंट होता है इसका माइनस करते हैं, तो आ जाएगा -2 टाइम्स ऑफ विद द हेल्प ऑफ न्यू R3, तो ये न्यू R3 आ जाएगा। तो जब आप ओल्ड R2 -2 न्यू R3 करोगे तो आपको ये वाला रो मिल जाएगी। सिमिलरली मुझे न्यू R1 ऑब्टेन करनी है, तो मुझे ऑब्टेन करना है यहाँ पे देखिए न्यू R1। तो न्यू R1 के लिए मैं क्या करूँगी, जो ओल्ड R1 है ना, इसका जो कोफिशिएंट है 3, इसकी जगह बस रिप्लेस कर दूंगी -3 इंटू न्यू R3 की हेल्प से करेंगे, तो ये आ जाएगा R3। इसको रिप्लेस करने के बाद मुझे ये एलिमेंट मिल जाएगा, ये पूरी रो मिल जाएगी। आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं, मैंने कैलकुलेशन करके यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। अब बात करते हैं बेसिक वेरिएबल। A1 A2 तो सेम ही है, S3 की जगह अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा। तो S3 की जगह मेरे पास क्या आ चुका है, x1 आ चुका है। ये कॉस्ट फंक्शन की बात करें तो A1 का तो -m है, A2 का भी -m है, x1 का है 0। CJ हर टेबल में सेम रहता है। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे डेल्टा जे। तो डेल्टा जे यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले हमें ZJ चाहिए, जो होता है समेशन ऑफ CBI XJ, मतलब इस CB को x1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना, फिर CB को x2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना, फिर CB को s1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना। तो हम फर्स्ट मल्टीप्लाई करते देखें, -m इंटू 0 0 -m इंटू 0 0, दिस इज ऑल्सो 0। इससे मल्टीप्लाई करते -m इंटू -1 1 -m इंटू -5 दैट इज 5m, तो आ जाएगा मेरे पास 6m। अब बात करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं CB को s1 से, तो आ जाएगा -m प्लस m। S2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा m, S3 से करेंगे तो आ जाएगा -m -3 दैट इज +3m -m -2 दैट इज +2m, तो आ जाएगा 5m। A1 जो है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे CB से तो मिल जाएगा -m इंटू -1 दैट इज -m। सिमिलरली A2 मिल जाएगा -m। डेल्टा जी फाइंड आउट करेंगे जो होता है CJ ZJ, तो -1 -0 तो मिल जाएगा -1 प्लस 6m आ जाएगा -1 -6m, 0 -m आ जाएगा -m, 0 -m ये बन जाएगा -m, 0 -5m बन जाएगा -5m, m -m 0 -m 0। तो अब यहाँ पे सारी चीज़ें नेगेटिव आ चुके हैं, तो मतलब ओल्ड डेल्टा जे इज लेस देन 0, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन यहाँ से मिल जाना चाहिए, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाना चाहिए। अब हम बात करें यहाँ से, अगर हम देखें हमने पिछले में क्या सीखा था, जो x1 के सामने वैल्यू आई है उसको लिख देंगे हम, x1 आ जाएगा 5, और जो नहीं आई है तो x2 को लिख देंगे हम 0। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अगर टेबल में, लास्ट टेबल में हमारे पास यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स रह जाते हैं, अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल्स रह जाते हैं इस टेबल में, तो हमारे पास कौन सा सोल्यूशन होएगा, इनफिजिबल सोल्यूशन। हमने बीके मेथड के जितने भी क्वेश्चन किए यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं बचे थे, यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल बच रहे हैं, सो दिस विल बी कॉल्ड इनफिजिबल सोल्यूशन। So by this you will identify कि हमारे पास इनफिजिबल सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। सो टिल देन थैंक यू। इस वीडियो में हमने इनफिजिबल सॉल्यूशन की बात की, नेक्स्ट वीडियो में हम और स्पेशल केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे सिंप्लेक्स मेथड के।